हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो में देखने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री। उसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं एंग्लो सैक्सन एज, जिसे हम कहेंगे ओल्ड इंग्लिश एज भी हम उसे कहते हैं। इसकी इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री की शुरुआत एंग्लो सैक्सन एज से ही होती है। उसकी पढ़ाई आज हम करने वाले हैं। Historically, Anglo-Saxon period denotes the period in Britain between about 450 to 1066 AD, after their initial settlement and up until the Norman conquest. यह जो एंग्लो सेक्सन पीरियड है जो ब्रिटेन में कहा माना जाता है वह 450 से लेकर 1066 एडी तक माना जाता है, जिसमें उनकी शुरू में जहाँ से उन्होंने सेटलमेंट की और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद उनकी सेटलमेंट वहाँ पे ख़त्म हुई, उस बीच का जो टाइम है 450 से लेके 1066 एडी के बीच में जो पीरियड है उसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जानते हैं। ओरिजिनल inhabitant of Britain was Britons, who living there since 55 BC. That is how the name of nation Britain comes. अब जो यह ब्रिटेन है, ब्रिटेन में ब्राइटन्स यह मूल रहवासी थे जो वहाँ पे 55 BC से रहते थे, और उन ब्राइटन्स के ही नाम पे वो ब्रिटेन यह नाम अस्तित्व में आया हुआ है। Germany group came to Britain and invaded that place. Anglo-Saxon were the member of Germany group who migrated to Britain from northwestern Europe after the fall of Roman Empire around AD 410. Saxony in modern day Germany. अब 410 में जब रोमन एम्पायर वहाँ पे फिनिश हुई जर्मनी, तो वहाँ पे जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल ग्रुप था एंग्लो सैक्सन, वो वहाँ से माइग्रेटेड होके कहाँ पे आए, ब्रिटेन में आए। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से माइग्रेटेड स्थलांतरित होके ब्रिटेन में आए और ब्रिटेन में आक्रमण करके वहाँ पे रहने लगे। एंग्लो सैक्सन ग्रुप। द जर्मनिक ग्रुप कंसिस्टेड 3 ट्राइब्स, एंगल्स, सैक्सन एंड जूट्स फ्रॉम डेनमार्क। अब यह जो जर्मनी ग्रुप था जिन्होंने ब्रिटेन पे आक्रमण किया और यह नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से आए हुए थे, और जब ये वहाँ पे रहते थे, इनमें 3 तरह के ट्राइब्स थे। ट्राइब्स मतलब आपको पता है जमातियाँ, उसमें थे एंगल्स, सैक्सन और जूट्स। ये जो जूट्स थे यह डेनमार्क से आए हुए थे। एंगल्स डोमिनेटेड मोस्ट, जो एंगल्स थे वह ज़्यादा डोमिनेटेड करते थे। तो इसीलिए जो इंग्लैंड यह जो वर्ड है उस कंट्री के लिए वो कहाँ से आया है, एंगल प्लस लैंड, जहाँ पे एंगल्स रहते हैं उनका जो लैंड है उसे इंग्लैंड, इस तरह इंग्लैंड यह नाम अस्तित्व में आया हुआ है। दे लिव टुगेदर विथ ब्राइटन्स, और फिर यह जो जर्मनी ग्रुप है इन्होंने ब्रिटेन को इन्वेडेड किया और वहाँ पे वो जो मूल रहवासी थे ब्राइटन्स उसके साथ वो रहने लगे। द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, जो हम एंग्लो सैक्सन एज देख रहे हैं उसमें जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है वह किसका कॉम्बिनेशन है, यह ब्राइटन्स और ये जो 3 जर्मनी ट्राइब्स थे यह जो लैंग्वेज बोलती थी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर यह ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज अस्तित्व में आई हुई है। दैट एंग्लो सैक्सन पीरियड स्ट्रेचिंग 410 to 1066 that was called dark ages because England faces many wars, so there was no time for literature. Their major works lost due to the oral transmission and no printing press. अब यह जो एंग्लो सेक्सन पीरियड है यह 410 से लेके 1066 तक कहा जाता है और इसे डार्क एजेस के नाम से भी पहचाना जाता है। क्यों? तो लिटरेचर के हिसाब से यह डार्क एजेस ही थी, क्योंकि इंग्लैंड में लिटरेचर का बहुत कम काम हुआ था और उनका लिटरेचर था वो ओरल ट्रांसमिशन था, वो लिखित भी नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी। और उससे भी अलग बात यह थी कि इंग्लैंड बहुत सारे वॉर को फेसिस करता था, तो उनके पास लिटरेचर के लिए टाइम ही नहीं था। जैसे वाइकिंग इन्वेंशन, वेरी क्रूएल पीपल, जो हम समुद्री लुटेरे वगैरह कहते हैं जिन्हें, वो हर
बार इंग्लैंड पे आक्रमण करते थे और वो बहुत ही क्रूएल पीपल थे। तो इसकी वजह से उनको लिटरेचर क्रिएट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था और जो लिटरेचर था वो ओरल था। एंग्लो सेक्सन पीरियड lasted for 600 years from 410 to 1066, and in that time Britain's political landscape underwent many changes. अब यह जो एंग्लो सेक्सन पीरियड है ये 600 साल का है, 410 से लेके 1066 तक। और इस दरमियान जो ब्रिटेन का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था, जो राजनीतिक लैंडस्केप था, वह डिफरेंट चेंजेस के बीच में से गया हुआ था। मतलब अलग अलग लोगों ने वहां पे राज किया हुआ था। अब देखिए आगे का, द अर्ली सेटलर्स केप टू स्मॉल ट्राइबल ग्रुप्स फॉर्मिंग किंगडम्स एंड सब किंगडम्स। तो वहां पे जो यह सेटलर्स थे, जो ब्राइटन्स थे और यह 3 जर्मनी ट्राइब्स थी, इन्होंने क्या किया, अपने छोटे छोटे किंगडम्स और सब किंगडम्स वहाँ पे बनाना शुरू किया। बाय द 9th सेंचुरी, जब 9th सेंचुरी आई, द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 4 किंगडम्स। वह जो पूरी कंट्री थी वो 4 किंगडम में डिवाइडेड हो गई, नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया एंड वेसेक्स। Wessex was the only one of these kingdoms to survive the Viking invasion. यह जो समुद्र लुटेरे थे, इनसे बचा हुआ किंगडम कौन सा था, तो वेसेक्स। तो यह जो वाइकिंग रूलर था एरिक ब्लडेक्स, इसको वेसेक्स के आर्मी ने 954 में मार दिया। और उसके बाद यह पूरा इंग्लैंड जो है वो एक राजा के छत्र छाया में आया, पूरा यूनाइटेड हो गया एक ही राजा के इसमें। ये जो 4 किंगडम थे, वह राजा था किंग एड्रेड। अब हमने देखा कि ये जो 600 साल थे एंग्लो सेक्शंस के, इस बीच में बहुत सारे पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंजेस हुए। उसी का यह एक उदाहरण है कि 9th सेंचुरी में जो ये वाइकिंग था, रूलर था ब्लडेक्स, इसको वेसेक्स आर्मी ने मार दिया और वहाँ पे पूरा का पूरा राज्य एक किंग के अंडर आया। जो किंग था वो किंग एड्रेड। ओके, अब हम यहाँ पे एक मैप देख रहे हैं जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो एंगल्स, जूट, सेक्शंस, यह किस तरह वेस्टर्न यूरोप से आए और इंग्लैंड में अपनी इन्होंने वसाहतें स्थापन की। ये देखो येलो लाइन एंगल्स की है, ये कहा गया नॉर्थम्ब्रिया और मर्सिया, और रेड लाइन है सेक्शंस की, ये कहा ईस्ट एंग्लिया में, और यह जो ब्लू लाइन है यह जूट्स की है। ओके, जो वेसेक्स में सेटल हुए। अब हमने वहाँ पे पॉलिटिकल लैंडस्केप तो देख लिया। अब हम देखें कि एंग्लो सेक्सन पीरियड में जो पोएट्री या लिटरेरी वर्क होता था वो किस तरह का होता था। यहाँ पे 2 काइंड्स ऑफ पोएट्री होती थी, एक हीरोइक पोएट्री और रिलीजियस पोएट्री। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ पीपल रहते थे इंग्लैंड में। एक था जर्मनिक ट्राइब्स जो पैगन्स थे, जो मूर्ति पूजक थे, और ब्राइटन्स जो क्रिश्चियन थे। ये जो जर्मनिक ट्राइब्स थे, दे डिडंट बिलीव इन गॉड, दे बिलीव इन हीरोइज्म। वॉरियर्स, वह वॉरियर्स हीरोइज्म में बिलीव करते थे, वो गॉड में बिलीव कम करते थे। और ये जो ब्राइटन्स थे, जो ओरिजिनल ब्राइटन्स थे, वो रिलीजियस थे, क्रिश्चियन थे। तो उनकी कंपोजिंग कैसी होती थी, रिलीजियस होती थी। अब यहाँ पे ओरल ट्रेडिशन था लिटरेचर का, लिखित था क्या, नहीं। तो ओरल ट्रांसमिशन होता था लिटरेचर का, यानी जो भी कविताएं होती थी वो ओरली बोली जाती थी। पोइट्री है यूनिक वर्ड्स फॉर्म, और ये जो पोइट्री है यह जो यूनिक फॉर्म्स होते थे इनके पोएट्री के। अब कौन से होते थे, अब हम देखेंगे। 4 तरह के फॉर्म वहाँ पे यूज किए जाते थे। पहला होता था सिसेरा, जिसमें किस पोएम बोलते बोलते रुकना, ब्रेक ले लेके बोलते थे, सिसेरा होता था। फिर अलिट्रेशन, यानी कुछ अलंकार, गार्निशिंग, डेकोरेशन हुआ करती थी पोएट्री में। या 3rd नंबर पे है रिपीटेशन, यानी एक ही चीज बार बार बोली जाती थी। और 4th नंबर पे है 4 बीट रिदम, और लयबद्ध, तालबद्ध ऐसी वहां पे पोएट्री बोली जाती थी। They have strong belief in faith
admire heroic warriors who prevail in battle, express religious faith and give moral instruction through literature. इनका अपने दैव भाग्य पर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था और यह जो वॉरियर्स थे जो जीत के आते थे देश के लिए अपने, वो उनके बारे में, हीरोइक वॉरियर्स के बारे में उनके मन में बहुत एडमायर था और वो अपने लिटरेचर से क्या एक्सप्रेस करते थे, रिलीजियस फेथ, उनका जो भाग्य पे या धर्म पे जो विश्वास था वो, और उसमें से कुछ मॉरल इंस्ट्रक्शन वो अपने लिटरेचर से देते थे, वह भी ओरली. लाइफ सेंटर्ड अराउंड एंसेंट्रल ट्राइब्स और क्लान्स दैट रूल देमसेल्व्स. अब उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी, वो पीढ़ी जात या फिर कुल परंपरा जो होती है ट्राइबल लोगों की, उसके बाद ये उनके जो रिलीजियस फेथ होते हैं, उनकी जो कल्चर होती है, वह उसी तरह उनकी लाइफ चलती थी और वो खुद पे रूल करते थे. एट फर्स्ट द पीपल वेयर वॉरियर्स फ्रॉम इन्वेडिंग आउटलाइंग एरियाज. शुरू में जो पीपल थे वो वॉरियर्स थे और जो बाहरी प्रदेश था उस पे वह आक्रमण करते रहते थे. एंगल्स, सैक्सन्स, जूट्स, यह जो थे शुरू में वॉरियर थे और वह बाहरी प्रदेश में आक्रमण करते रहते थे. पर बाद में क्या हुआ, लेटर दे वेयर एग्रीकल्चर देमसेल्व्स. फिर उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया. शुरू में वॉरियर थे वो, फिर बाद में उन्होंने कृषि विषयक अपने कार्य करना शुरू किया. एंग्लो सेक्सन्स ऑल्सो ब्रॉट देयर ओन रिलीजियस बिलीफ. अब यह जो एंग्लो सेक्सन्स थे उनके खुद के धार्मिक विश्वास थे, कुछ बिलीफ्स थे. बट द अराइवल ऑफ सेंट ऑगस्टिन इन 597 कन्वर्टेड मोस्ट ऑफ द कंट्री इन क्रिश्चियनिटी. अब जब 597 आया तब वहाँ पे सेंट ऑगस्टिन, इन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया. एंग्लो सेक्सन्स लोगों के खुद के बिलीफ थे, खुद का धर्म था, खुद के विश्वास थे. फिर भी 597 में जब सेंट ऑगस्टिन आए, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया. Christianity helps literacy to spread, introduce Roman alphabet to Britain and develop English language. अब ये जब क्रिश्चियनिटी सब तरफ स्प्रेड हुई तो क्या हुआ, उसकी वजह से सब तरफ लिटरेसी भी स्प्रेड हुई. इस क्रिश्चियनिटी की वजह से साक्षरता का भी प्रसार वहाँ पे किया गया और रोमन अल्फाबेट को लेकर इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप किया गया. यह बदल वहाँ पे हुआ. उसके बाद एंग्लो सैक्सन रूल come to an end in 1066, soon after the death of Edward the Confessor, who had no heir. अब एंग्लो सैक्सन्स, यह जो ट्राइबल थे, इंग्लैंड पे रूल करते थे, वह कब खत्म हुआ, 1066 एडी में. वहाँ पे जो एडवर्ड द कन्फेशर, उनका जो राजा था, वो who had no heir, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था. He had supposedly willed the kingdom to William the Conqueror, और उसे अपना जो किंगडम है वह किसे देना था, विलियम द कॉन्करर, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी. यह जो नॉर्मंडी एक प्लेस है वहाँ का यह सरदार था. बट ऑल्सो सीम्स टू फेवर हैरोल्ड गॉडविनसन एज हिज सक्सेसर. पर वो किस पे ज्यादा फेवर किया था उसने, एडवर्ड ने, हैरोल्ड गॉडविनसन, उसे अपना वह उत्तराधिकारी सक्सेसर मानता था. और यह जो विलियम द कॉन्करर था, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी. अब यह नॉर्मंडी लोकेटेड इन फ्रांस, यह जो नॉर्मंडी है यह फ्रांस में स्थित है. यह विलियम द कॉन्करर डिप्यूटेड द किंग ऑफ इंग्लैंड हेरोल्ड. अब हेरोल्ड गॉडविनसन को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया. तो यह विलियम द कॉन्करर ने क्या किया, उसने हेराल्ड को बैटल ऑफ हैस्लिंग अक्टूबर 1066 एडी में जब यह बैटल हुई, उस बैटल में हेराल्ड को उसने हरा दिया, विलियम द कॉन्करर ने. एंड न्यू एरा वाज अशर्ड, और वहाँ पे नया एरा शुरू हो गया. अशर्ड मतलब वहाँ पे नया एरा अब शुरू हो गया था, क्योंकि उसने जो हेरोल्ड था एंग्लो सेक्सन्स का,
उत्तराधिकारी उसे उसने हरा दिया था। और यह जो विलियम द कॉन्करर था यह नॉर्मंडी से आया था और यह फ्रांस में लोकेटेड था यह स्थान, और उसने पूरे इंग्लैंड पे कब्जा कर लिया था और वहां से एक नया एरा शुरू हो गया था। इस तरह उनकी अब हमने देखा एंग्लो सैक्सन्स कैसे आए इंग्लैंड में और उनका राज्य कैसे खत्म हुआ। अब हम देखेंगे कि यह जो एंग्लो सैक्सन एज का जो लिटरेचर है वह इंग्लिश का एक ओल्डेस्ट लिटरेचर है। ओल्डेस्ट मतलब जहाँ से लिटरेचर की शुरुआत हुई है। द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल हैज आल्सो प्रोवन सिग्निफिकेंट फॉर हिस्टोरिकल स्टडी। यह जो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स है, ऐतिहासिक जो लिटरेचर है, यह हिस्टोरिकल स्टडी के लिए भी अतिशय उपयुक्त है। Most of information we have about Anglo-Saxon period comes from chronicles. यह जो chronicles है oldest literature का, इसमें से ही हमें Anglo-Saxon period के बारे में ज़्यादा information मिलती है। यह chronicles जो है वो preserving a chronology of early English history, जो इंग्लिश की हिस्ट्री है, अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री, उसका जो कालक्रम है यह हमें इस chronicles या ओल्डेस्ट इंग्लिश लिटरेचर से पता चलता है। चलो अब हम देखेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड की पोएट्री। अब इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं बेओवुल्फ। यह द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैगन्स एपिक पोएम। यह पैगन्स एपिक पोएम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसी एक पोएम है, महाकाव्य है, अर्लीस्ट ग्रेटेस्ट एपिक। अर्लीस्ट म्हणजे शुरुआती महानतम एपिक है, हीरोइक पोएम है। हीरोइक मतलब हीरोइक वॉरियर के बारे में बताने वाली पोएम है। अ स्कैंडिनेवियन सागा। सागा मतलब वीर गीत होता है, शौर्य गीत होता है। अब स्कैंडिनेवियन यह वर्ड आया है। स्कैंडिनेवियन मतलब नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडिश, यहाँ के लोग जो लैंग्वेज बोलते थे उस लैंग्वेज का उपयोग करके लिखी गई एक सागा है, शौर्य गीत है, एपिक पोएम है। The poem has got two stories with the same hero, Beowulf, the young man who helps the king of Dance against a monster, Grendel. अब यह पोएम हीरोइक पोएम है, इसमें एक हीरो है बेओवुल्फ। यह यंग मैन है जो किंग ऑफ डेंस को एक मॉन्स्टर जो है ग्रिंडल उसके अगेंस्ट हेल्प करता है। In the first part, Beowulf kills Grendel and in the second part he kills Grendel's mother. यह एक एपिक पोएम है, बड़ी महाकाव्य पोएम है। इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में यह ग्रेंडल को किल करता है और सेकंड पार्ट में यह ग्रेंडल के मदर को किल करता है। कौन? बेओवुल्फ, ये वॉरियर है। इट वॉज रिटन इन डायलेक्ट ऑफ वेसेक्स। अब यह जो वेसेक्स था वहाँ पे जो नेटिव लैंग्वेज थी उस पे यह लिखी गई है। इट वॉज रिटन बाय ए स्कॉलर आफ्टर ओरल ट्रांसमिशन। अब उस टाइम तो लिखित साहित्य नहीं था, ओरल ट्रांसमिशन होता था। ओरल ट्रांसमिशन करते करते एक स्कॉलर ने फिर इसे लिखित स्वरूप दिया। सेकंड नंबर पे हम देख रहे हैं विटसिट इज द अर्लीस्ट लिरिकल पोएम, 150 लाइन्स, डेट ऑफ कंपोजिशन अननोन, एक्सप्रेसेस वंडरिंग लाइफ ऑफ ग्लीमैन, पोएट्स ओन एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस। यह विटसिट जो यह थी यह अर्लीस्ट लिरिकल पोएम थी जिसमें 150 लाइन्स थे और इसकी जो डेट ऑफ कंपोजिशन है वो अवेलेबल नहीं है, अननोन है। अब इसमें क्या बताया गया है तो इसमें पोएट ने खुद के एक्सपीरियंस और इमोशंस कहे हुए हैं और एक्सप्रेसेस वंडरिंग लाइफ ऑफ ग्लीमैन। यह जो ग्लीमैन होता है जो घूम फिर के जो गाता है और पैसे कमाता है, उसकी जो वंडरिंग लाइफ है, घूमती फिरती लाइफ, उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। उसके बाद यह जो किंगमैन है, द ओल्ड इंग्लिश क्रिश्चियन पोएट। अब यह जो ओल्ड इंग्लिश क्रिश्चियन पोएट है इन्होंने फ्रेगमेंटरी हेम रची हुई है। अब यह किस बात की सिंबल है तो जो एरिस्टोक्रेटिक हीरोइक एंग्लो सैक्सन वर्ड्स होती थी ट्रेडिशनली जो लिखी जाती थी वॉरियर के बारे में, उसका उपयोग करके इन्होंने क्रिश्चियन थीम पे ये फ्रेगमेंटरी हेम लिखी हुई है। फ्रेगमेंटरी मतलब विस्तीर्ण या फिर टुकड़े टुकड़े वाली
हेम इन्होंने रची हुई है। उसके बाद सीनवुल्फ wrote religious poems and the four poems। यह जो सीनवुल्फ था, सीनवुल्फ थे, इन्होंने रिलीजियस पोएम लिखी हुई है और इनकी 4 पोएम फेमस है। उसमें जूलियाना, द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स, क्राइस्ट एंड एलिन। इसके विपरीत बिसाइड इट देयर आर मेनी अदर ओल्ड इंग्लिश पोएम्स। बहुत सारी ओल्ड इंग्लिश की पोएम्स है जिसमें हम उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं जेनेसिस ए, जेनेसिस बी, एक्सोडस, द वांडरर, द सी फेरर्स, वाइफ्स लैमेंट, हस्बैंड्स मैसेज, क्राइस्ट एंड सैतान, डैनियल, एंड्रीज, गर्ल स्लेव, द ड्रीम ऑफ रूड, द बैटल ऑफ माल्डन्स, etc. are some of the examples of old English literature poems. हम देखेंगे राइटर्स के बारे में। जो राइटर्स थे उनमें सबसे बड़ा नाम है बेड इनका। यह सेंट बेड वॉज अ मोंक। यह एक मोंक थे, साधु थे, मोंक थे, संत थे, सैक्सन थियोलॉजिशियन थे। सैक्सन जो ट्राइबल है उनके ज्ञानी थे, हिस्टोरियन थे और क्रोनोलॉजिस्ट थे। नोन फॉर हिज हिस्टोरियन एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। और उनका जो हिस्टोरियन साहित्य है एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। इंग्लिश पीपल लोगों के सभ्यता का जो इतिहास, यह जो उनकी हिस्टोरियन साहित्य कृति है, यह अ सोर्स ऑफ वाइटल, बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है टू द हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ऑफ एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स। ये जो एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स थे, यह जब क्रिश्चियनिटी में इनका कन्वर्जन हुआ उसके बारे में जो हिस्ट्री है, इसका एक महत्वपूर्ण वाइटल सोर्स है एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल की सेंट बेड इन्होंने लिखी हुई है। उसके बाद प्रोज राइटर, पायोनियर ऑफ प्रोज राइटिंग इन इंग्लैंड was King Alfred, 849 to 901. He was the translator of that period and he translated so many works. अब यह प्रोज राइटिंग, इंग्लैंड में प्रोज राइटिंग के पायोनियर संस्थापक कौन है? तो किंग आल्फ्रेड, जो 849 से लेके 901 तक थे और यह ट्रांसलेटर थे उस पीरियड में और इन्होंने बहुत सारे वर्क ट्रांसलेटेड किए थे। एल्फ्रिक is another important prose writer during Old English period. Old English period के बीच में एक एल्फ्रिक करके भी प्रोज राइटर थे। He is a famous for his grammar, homilies and lives of saints. अब यह उनके ग्रामर, होमिलीज, अब ये होमिलीज क्या है? तो चर्च से संबंधित जो विषय होते हैं उसके बारे में, और सेंट की जो लाइफ्स होती है, उनकी जो जीवनी होती है, उसके बारे में यह लिखने के लिए फेमस थे। एल्फ्रिक्स प्रोज इज नेचुरल एंड इजी। अब जो एल्फ्रिक प्रोज लिखते थे वह नेचुरल होते थे और बहुत सरल होते थे। आज हमने हमारे इस वीडियो में एंग्लो सैक्सन एज के बारे में पढ़ा, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश एज भी कहते हैं। इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री में सबसे शुरुआती तौर पे हमने इसकी पढ़ाई शुरू की हुई है। अब हमने एंग्लो सैक्सन एज में देखा कि वह किस तरह इंग्लैंड में आए, सेटल हुए, लिटरेचर में उनका इन्फ्लुएंस किस तरह हुआ, लैंग्वेज में किस तरह हुआ, फिर वहाँ पे क्रिश्चियनिटी किस तरह बढ़ी और उनका एम्परर वहाँ पे एस्टैब्लिश भी कैसा हुआ और ख़त्म भी कैसा हुआ। पॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरह का था उस टाइम ब्रिटेन में, जिस तरह की उनकी लिटरेचर थी, ओरल ट्रांसमिशन लिटरेचर थी, वहाँ का पॉलिटिकल लैंडस्केप जिस तरह का था उसका उस पर इन्फ्लुएंस भी हमें दिखता है। और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ एंग्लो सैक्सन एज की जो मेन पोइट्री थी, प्रोज राइटर थे या फिर लिखित साहित्य कौन सा था, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इस तरह आज हमने देखा एंग्लो सैक्सन एज, जिसे हम कहेंगे ओल्ड इंग्लिश एज। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।
Please like, share and comments on videos. Like, share and subscribe my channel. Thank you.